शनिवार को ईडी ने तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से पूछताछ की। एजेंसी ने कविता से दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर संपत्ति और फाइनेंस को लेकर जानकारी मांगी। इसके अलावा एजेंसी ने अब तक जुटाए सबूतों, दूसरे आरोपियों के बयान और व्हाट्सएप चैट से जुड़ी जानकारी मांगी। एजेंसी ने के कविता का फोन भी मंगवाया और उसकी भी जांच की। सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक 10 मोबाइल इस्तेमाल कर गायब करने का आरोप है। इन मोबाइल फोन पर 2 सिम नंबर इस्तेमाल किए गए थे। ईडी ने कविता से इन गायब मोबाइल फोन के बारे में भी जानकारी मांगी। साथ ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से शराब नीति और समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट्स में 32.5% हिस्सेदारी पर भी सवाल पूछे। अरुण पिल्लई कविता के फ्रंटमैन के तौर पर शराब का कारोबार देख रहा था और इंडो स्पिरिट्स में कविता की हिस्सेदारी अरुण पिल्लई के नाम पर थी। हालांकि अरुण पिल्लई ने एजेंसी पर जबरदस्ती गलत बयान लेने के आरोप लगाते हुए दिल्ली की कोर्ट में याचिका भी लगा रखी है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव और उनके करीबियों के ठिकाने पर लगातार दूसरे दिन भी रेड जारी रही। शनिवार को हुई रेड एक बार फिर से ईडी को बड़ी मात्रा में कैश और गहने मिले। लालू यादव और उनके करीबियों पर जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की रेड में 1 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ है और $1900 के साथ 540 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति है जिसे कई बेनामीदारों के जरिए बनाया गया है। यही नहीं, रेड के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी जानकारी भी हाथ लगी है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो 4 मंजिला बंगला है वो मेसर्स AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जिसका इस्तेमाल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करते हैं। बंगले की कीमत करीब 150 करोड़ है, लेकिन इसे महज 4 लाख रुपयों में लिया गया था। कागजों में इस बंगले को मेसर्स AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स AK इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दिखाया गया है। इसके अलावा जांच में ये भी पता चला है कि जमीन के 4 टुकड़े जो राबड़ी देवी के नाम पर महज 7.5 लाख रुपयों में लिए गए थे, उसे RJD के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना को 3.5 करोड़ में दिए गए। ईडी की रेड को लेकर विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बीजेपी बार बार यही कहती आई है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। विपक्ष पर लगातार हो रही ईडी की रेड को लेकर पार्टियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विपक्षी दल बार बार इस पूरी कार्रवाई को बदले की राजनीति से जोड़ रहे हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में तेजस्वी यादव का नाम सामने आने के बाद उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि अगर लोग बीजेपी के गुणगान करें या उस पार्टी में शामिल हो जाएं तो छापे नहीं पड़ेंगे। अगर ये सारे नेता आज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं, तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी CBI के, वो सारे बंद हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी के घर परिवार पे मारा है छापा, तेजस्वी पे छापा मारा है। ये पॉलिटिकल छापे हैं। अगर आप गुणगान नहीं गाओगी तो आपके भी छापा पड़ जाएगा। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। यह अपराध है और अपराध अगर है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से डरा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से डराने का आरोप लगाया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सिर्फ धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदू को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा। ये आज से नहीं, ये बहुत वक्त से शुरू हो गया डराव का माहौल। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? दरअसल शनिवार को फारूक अब्दुल्ला एक सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों को बुलाया गया था। इस दौरान यहां हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने ये मांग की कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएं। ये रियासत एक सेकुलर रियासत है और इंशाल्लाह सेकुलर रहेगी। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बराबर रहेंगे और तरक्की करेंगे। ये है इस रियासत का मकसद और ये है हिंदुस्तान का ताज। दिस इज द क्राउन ऑफ इंडिया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट पर है।
अब पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि क्या अतीक की पत्नी का भी उमेश पाल मर्डर से कोई कनेक्शन है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी का ये सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल हत्याकांड में नई थ्योरी लेकर आया है। इस वीडियो में अतीक की पत्नी शाइस्ता शूटर साबिर के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो ने अब उमेश पाल हत्याकांड के साथ साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अतीक की पत्नी का भी उमेश पाल मर्डर से कनेक्शन है? आखिर शूटर को साथ लेकर शाइस्ता कहां जा रही हैं? कहीं साजिश का एक हिस्सा शाइस्ता से तो नहीं जुड़ता? क्या शाइस्ता अब अतीक गैंग की लेडी डॉन है? देखिए, शाइस्ता तो उनका जो कार्यभार था सब तो संभाल नहीं थी, लेकिन जो बैठे साबरमती और बरेली जेल में बैठे हुए हैं ना, तो उनके कहने के अनुसार ही ये सब काम कर रही थी। उधर प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले में पुलिस ने राजूपाल हत्याकांड के फरार शार्प शूटर अब्दुल कवी के भाई अधिवक्ता अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिवक्ता अब्दुल कादिर को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 मार्च को जिला प्रशासन की टीम ने अब्दुल कवी के घर बुलडोजर चलाया था। इस दौरान पुलिस को कई हथियार भी मिले थे। आज हरियाणा के पानीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के 1400 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। पानीपत के समालखा में आज से संघ की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णय लेने वाली उच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने जा रही है। ये बैठक 3 दिनों तक चलने वाली है। बैठक में संघ प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सभी सह सर कार्यवाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इनके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। साथ ही संघ से जुड़े 34 अलग अलग संगठनों के 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि 3 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसमें बीते साल हुए काम की समीक्षा के साथ ही आने वाले साल की योजना तैयार की जाएगी। बैठक में शामिल प्रतिनिधि देश की वर्तमान परिस्थिति और जमीनी हालात को लेकर अपने अपने अनुभव भी साझा करेंगे। मौजूदा हालात से जुड़े अहम मुद्दों पर बैठक में प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। राजनीतिक लिहाज से आरएसएस की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में सभी की निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने संबोधन में किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस रखते हैं।